हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2023 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन को करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज। मतलब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन कितना होगा अर्थ का। तो सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन जो होता है उसके तीन फॉर्मूले होते हैं। मतलब वी स्क्वायर बाय आर से भी लिख सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या वी इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। और ओमेगा क्या किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है। अब हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में पाई और टी दोनों चीज है। टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम सोचें कि अब हमें ये देखना पड़ेगा, आर भी गिवन है रेडियस और टी भी गिवन है, तो हमें इस चीज को उठाना पड़ेगा। सो हमें सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन जो है वो कितना लेना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। और ओमेगा की जगह क्या रख देंगे? 2 पाई बाय टी। और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू आर। तो 2 का स्क्वायर तो 4, और पाई का पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू में आर। तो सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन क्या आ गया? 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। अब ये ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। तो इसका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। मींस आपको सेंट्रीबिटल एक्सलरेशन जो है वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, या वी इंटू ओमेगा भी होता है। वी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी। वी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है। और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब आपको ये कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? तो ये देखिए ऑप्शन के अंदर पाई और टी में रिलेशन गिवन है, पाई टी और आर में। सो हमें ओमेगा की जगह अगर हम 2 पाई बाय टी रखते हैं तो ये जो रिलेशन है वो सही हमारे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.001001। मतलब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये बताना है। और क्या है? 0.001001। अब हमें पता है कि जो अगर कोई नंबर 1 से कम हो तो पहले वाली जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो आएगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो ये एक, दो, और ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। ये क्या है? बिटवीन टू नॉन जीरो। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। कैसे? कि अगर कोई नंबर 1 से कम है, ये नंबर 1 से कम है तभी तो जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो जीरो से जब कोई स्टार्ट होगा नंबर तो शुरू की जो जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जो भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। और उसके बाद जो भी जीरो आएगी सभी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों है? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। और अगर इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे लिखा होता तो ये जो जीरो है ये इंक्लूड होती। क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो आती है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद किस केस में? जब कोई नंबर डेसिमल में गिवन हो। किस में गिवन हो? डेसिमल में गिवन हो। अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो आएगी सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो ये दोनों तो थी। ये दोनों क्यों है? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। और ये क्यों है? क्योंकि डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो भी जीरो आती है वो काउंट होती है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो
क्वेश्चन गिवन था उसका जो आंसर है वो बी इसका राइट आंसर होगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए रजिस्टर आर इन सीरीज, एक रजिस्टर आर है सीरीज के अंदर विद अ 8 ओम रजिस्टर एब्जॉर्ब 100 वाट। मतलब क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर आर है, ये लो ये रजिस्टर आर है और ये सीरीज में है किसके साथ, 8 ओम के साथ। एब्जॉर्ब 100 वाट मतलब इसके अक्रॉस जो पावर है वो कितनी गिवन है, 100 वाट गिवन है। ए रजिस्टर आर इन सीरीज, एक रजिस्टर आर जो है वो सीरीज में है किसके साथ, 8 ओम रजिस्टर के साथ। और एब्जॉर्ब 100 वाट, जो रजिस्टर आर था ना वो 100 वाट पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, 100 जूल। वेयर टू आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 60 वोल्ट लाइन, मतलब दोनों के दोनों एक 60 वोल्ट से जोड़ रखे हैं, जोड़ दिए आपने 60 वोल्ट से। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर में बी, मतलब वैल्यू बतानी है इस अननोन रेजिस्टेंस आर की कितनी होगी। मतलब फाइनली हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आर निकालना है कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमें ये पता है अगर हमें पावर और रेजिस्टेंस पता है, पावर में, रेजिस्टेंस में और वोल्टेज में क्या रिलेशन होती है कि पावर किसके इक्वल, सॉरी, पावर किसके इक्वल होती है, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होती है। तो अगर हमें इसके अक्रॉस पावर भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो अगर हमें इसकी वोल्टेज और पता लग जाए तो ये हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसके अक्रॉस अब हम क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। तो अब हम वोल्टेज डिवाइड रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइड रूल। वोल्टेज डिवाइड रूल क्या होता है, एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2 अगर सीरीज में है और वो किसी वोल्टेज V से जुड़े हुए हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो हमें निकालना है V1 और V2 दोनों निकालने हैं। तो ये जो होगा V1 होगा वो कितना होता है, R1 बटे दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू में V। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, करंट निकाल के कर लीजिए, चाहे I निकाल लो, I इंटू R1 करोगे, या तो करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, करंट निकाला जाएगा, करंट किसके इक्वल होगा, V बटे R इक्विवेलेंट, मतलब V बटे R1 प्लस R2। पहले करंट निकाल लो, करंट क्या होगा, पोटेंशियल और टोटल क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, टोटल R1 प्लस R2। या तो पहले करंट निकाल करके उसको R1 से गुना कर दो, या फिर ये डायरेक्ट मेथड लगा लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दिस रेजिस्टेंस बटे दोनों का सम और इनटू अप्लाइड वोल्टेज। और इसके अक्रॉस क्या आएगा, R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू में V, या फिर I इंटू में R2। अगर आपको करंट गिवन है तो I इंटू R1 करने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और I इंटू में R2 करने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, V गिवन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज या इसके अक्रॉस वोल्टेज आप डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हो। तो अगर हम इस, हमें तो इसमें वोल्टेज निकालनी है, तो इसमें वोल्टेज क्या आएगी, आर बटे में दोनों का सम R प्लस 8, और इसको अगर आप V से गुणा करोगे, V कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख दो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई। मतलब ये जो V है आपकी, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मतलब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। और वो कैसे निकालोगे, R बटे में इन दोनों का सम इनटू अप्लाइड वोल्टेज। तो हमें R हमें निकालना है और P हमें कितना गिवन है, 100 वोल्ट, और वोल्टेज कितनी आ गई, R बटे में R प्लस का 8 इंटू में 60, ये चीज आ गई आपकी। अब आप कैसे करोगे, पावर किसके बराबर होती है, V स्क्वायर बाय R के, और R हमें तो R निकालना है, तो R किसके बराबर आएगा, V स्क्वायर बाय P। आर किसके, हमें तो आर निकालना है ना, फाइनली हमें रेजिस्टेंस निकालनी है आर। या फिर ये यूज कर लो,
क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, जो वोल्टेज है उसमें भी आर गिवन है और ये भी आर रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा फाइनली कुछ। अगर हम फॉर्मूला यूज करें P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो हमें पावर कितनी गिवन थी, 100 वाट, और वोल्टेज कितनी आई थी, आर बटे आर प्लस का 8 इंटू में 60, और आर जो रेजिस्टेंस है वो तो आर गिवन थी। और अब हमें इन तीनों का यूज करके अब हमें फाइनली हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप आर, ये देखिए, तो P कितना रख दो 100, और R बटे में R प्लस 8 का स्क्वायर गुणा में 60 का स्क्वायर, और बटे में क्या है, R है आपका। ठीक है, ये R तो ये R रहा, और V का आप स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर, R बटे R प्लस 8 के पूरे का स्क्वायर गुणा में 60 का स्क्वायर। अब इस R को इस साइड ले जाओ, 100 R किसके इक्वल आएगा, 60 का स्क्वायर तो 3600 हो जाएगा, और ऊपर R का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे R प्लस 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, एक आर से एक आर कैंसल आउट, दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट, तो यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू 36 आर बटे आर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये इधर लेके आओ, तो आर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 36 आर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा में 2ab इक्वल टू 36r, ऐसे ही सोल्व होगा। अब क्या होगा, आर स्क्वायर 36r को इस साइड लेके आओगे आप, तो 16r में से घटाओगे तो माइनस के 20r रह जाएंगे, और प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आर में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर में। अब कैसे करोगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर बन गई तो क्या होगा, ये आर की जो वैल्यू आएगी वो आप इसके फैक्टर बना के कर लो, आर स्क्वायर 20r को माइनस के 16r और माइनस के 4r प्लस का 64 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। इन दोनों में से r कॉमन आएगा तो r माइनस 16, इसमें से माइनस का 4 कॉमन आएगा तो r माइनस 16 इक्वल टू 0। अब r माइनस 16 और r माइनस 4 ये फैक्टर बन गए इसके, तो r माइनस 16 को अगर 0 करोगे तो r की वैल्यू 16 ओम आ जाएगी, और अगर r माइनस 4 को 0 करोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम। तो ये तरीका था आपका r निकालने का। तो अपने आपने आर को कैसे निकाला, कि सबसे पहले आपको क्या गिवन था कि एक रजिस्टर है आर, वो 8 ओम के साथ सीरीज में है और 60 वोल्ट के साथ वो कनेक्टेड है, तो इसके अंदर पावर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 100 वाट। तो आपने पावर का, रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का रिलेशन पता है, कैसे करके आप इसके अक्रॉस वोल्टेज ले, और वोल्टेज कैसे आएगी, वोल्टेज डिवाइड रूल से। वो कैसे आती है, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो R1 बटे ये दोनों रेजिस्टेंस इनटू में अप्लाइड वोल्टेज, और इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो R2 बटे दोनों का सम इनटू अप्लाइड वोल्टेज। या फिर अगर आपको करंट गिवन है तो आई आर वोल्टेज के इक्वल होता है, तो इसके अक्रॉस आई इंटू R1 हो जाएगा, और इसके इक्वल टू आई इंटू R2 हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर हमें निकालना है, P हमें गिवन है, V हमें गिवन है, तो हम रिलेशन का यूज करके और फाइनली आपने ये यूज किया और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके आपने क्या किया, फाइनली आर की वैल्यू निकाल ली आपने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। मींस अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, द वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है एक्सेलरेशन के, या कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती, या परपेंडिकुलर होगी एक्सेलरेशन के फॉर वन इंस्टेंट ओनली, मतलब एक ही टाइम, मतलब सिर्फ एक बार क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और टू इंस्टेंट का मतलब दो बार परपेंडिकुलर होगी, ये बताइए।
तो हमें पता है जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट होती है उसके पाथ के। तो वेलोसिटी जो होगी, जैसे यहाँ पे आपको वेलोसिटी देखनी है तो टेंजेंट खींच दोगे, यहाँ पे वेलोसिटी खींचनी है तो टेंजेंट खींच दोगे। मतलब वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, टेंजेंट। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पर क्या है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ होरिजेंटल कंपोनेंट होगा। और अगर केवल होरिजेंटल कंपोनेंट होगा तो आप ये कह सकते हो कि होरिजेंटल कंपोनेंट और जो एक्सलरेशन है वो तो हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। और वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है एक्सलरेशन। सो हमारा क्या कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी केवल होरिजेंटल वाली बची और एक्सलरेशन नीचे था। सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे है और जी ऐसे है नीचे। और यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे है और जी ऐसे है नीचे। और यहाँ पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे है और जी ऐसे है नीचे। तो देखो एक केस सिर्फ ऐसा आया जहां पर वेलोसिटी और एक्सलरेशन परपेंडिकुलर है, कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तब। और एट मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचेगा उसके पास। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो गए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा कि केवल एक इंस्टेंट के ऊपर ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर आएगी। और वो कौन सा इंस्टेंट होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। सो इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ अननोन शेप। मतलब अगर कोई सोर्स है लाइट का और वो बहुत ज्यादा दूर पर है, डिस्टेंट सोर्स मतलब कितनी भी दूरी पर हो, बहुत ज्यादा दूरी पर कोई सोर्स है लाइट का, तो उससे जो अननोन शेप का मतलब कैसी भी शेप हो चाहिए, अगर बहुत दूरी पर एक डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर कोई सोर्स है, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो और चाहे वो सोर्स कैसा हो, लीनियर सोर्स हो। चाहे वो सोर्स पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लीनियर हो, उसका जो वेव फ्रंट आएगा, मतलब अगर बहुत ज्यादा दूरी पे कोई सोर्स है लाइट का, तो वहां से जो वेव फ्रंट आएगा वो प्लेन वेव फ्रंट आता है। कैसा वेव फ्रंट आता है, प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो याद रखिए, अगर कोई सोर्स है लाइट का, वो काफी दूरी पर है, मतलब लार्ज डिस्टेंस पे है, तो आपके पास जो वेव फ्रंट आएगा रे का, वो कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। और अब ये याद रखिए, अगर पॉइंट सोर्स होता लाइट का, पॉइंट सोर्स होता तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और अगर लीनियर सोर्स होता, कैसा सोर्स होता, लीनियर सोर्स, तब कैसा वेव फ्रंट होता, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता। और अगर आपका पॉइंट हो चाहे लीनियर हो, अगर कोई लार्ज डिस्टेंस पे होता, अगर कोई सोर्स कहाँ पे होता, लार्ज डिस्टेंस, सोर्स एट लार्ज डिस्टेंस, अब ये मैटर नहीं करता चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लीनियर सोर्स हो। तो अगर वो लार्ज डिस्टेंस पे होता तो आप लग जो वेव फ्रंट पहुंचता वो प्लेन वेव फ्रंट आता। तो अगर लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा दूरी पर है तो आपके पास जो रे आएगी उसका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। मींस आपके पास कैसी रे आएगी, पैरेलल रेज आएगी। कैसी रेज आएगी, पैरेलल रेज आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर होता है तो रे पैरेलल आती है, और पैरेलल रे का जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट अ रेट ऑफ 32 मेगावाट। मतलब एक रिएक्टर प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी किस रेट से, मतलब 32 मेगावाट। मतलब ये जो 32 है और ये जो मेगा है इसको हटाओगे तो 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। और वाट को आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो। मतलब जो रिएक्टर है वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी बना रहा है, 32 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये पावर गिवन है उसकी।
और पावर का मतलब है कि 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 32 गुणा में 10 की पावर 6 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ए रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी एट अ रेट ऑफ दिस, मतलब इस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इतनी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने फ्यूजन होंगे यूरेनियम में ताकि हमें इतनी एनर्जी मिले। मतलब वो जो रिएक्टर है उसमें यूरेनियम का फीजन हो रहा है, न्यूक्लियर फीजन। तो कितने फीजन होंगे, मतलब यूरेनियम के फीजन कितने होंगे, कितने टूटेंगे यूरेनियम 1 सेकंड में ताकि आपको इतनी एनर्जी मिले। और अब कह रहा है एक फीजन जब होता है ना तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस पर फीजन, मतलब एक फीजन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ये पूछ रहा है। तो ये पूछ नहीं रहा, दिया हुआ है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर फीजन, कितनी हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 मेगा को तो 10 की पावर 6 लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मतलब ई की जो वैल्यू है वो रख दो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 200 गुणा में 10 की पावर 6 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 जूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की, जूल भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो कन्वर्जन कर लिया हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 गुणा में 16 को 16/10 लिख सकते हैं। और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -13 जूल। -19 में प्लस के 6 जोड़ोगे तो -13 आ जाएंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। और 16 दूनी 32 और एक जीरो और 10 की पावर -13 जूल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 गुणा में 10 की पावर, ये एक जीरो इसमें ऐड होगी तो -12 जूल आ गई। मतलब एक फीजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 32 गुणा में 10 की पावर -12 जूल। और हमें कितनी चाहिए 1 सेकंड में, 32 गुणा में 10 की पावर 6 जूल एनर्जी चाहिए हमें 1 सेकंड में। और एक फीजन में कितनी एनर्जी मिलती है, इतनी। तो अगर हम इसको 32 गुणा में 10 की पावर -12 से भाग कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फीजन आ जाएंगे कि कितने फीजन करने पड़ेंगे ताकि आपको 1 सेकंड में इतनी एनर्जी मिले, 32 गुणा 10 की पावर 6 जूल एनर्जी मिले। तो कितने फीजन करने पड़ेंगे, आपने क्या किया, इतनी एनर्जी चाहिए और एक फीजन से हमें इतनी एनर्जी मिलती है तो डिवाइड कर दिया। 32 से 32 कट गया, 12 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फीजन पर सेकंड, नंबर ऑफ फीजन पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितने फीजन करने पड़ेंगे, 10 की पावर 18। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम कंजर्व करते हैं, जैसे मास कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास नंबर कंजर्व रहता है, आइसोस्पिन कंजर्व रहती है, स्पिन कंजर्व रहती है। तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड नहीं रहती, आइसोट्रोपिक स्पिन, आइसोटोपिक स्पिन जो होती है वो आई होती है जो कंजर्व्ड रहती है, न्यूक्लियो नंबर मास नंबर होता है जो कंजर्व्ड रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कंजर्व्ड नहीं करते हम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हम कंजर्व्ड नहीं करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जरूर कंजर्व करते हैं, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंजर्व नहीं करते। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में
एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ ओनली द फ्लोइंग सीरीज अपीयर, मतलब जो एब्जॉर्प्शन लाइन कौन सी सीरीज की मिलेगी, हमने लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफंड सीरीज, 5 सीरीज पढ़ी थी। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना हाइड्रोजन का, एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में होते हैं और लोअर स्टेट में आते हैं। तो जब वो लोअर स्टेट में आते हैं तो एवरी सीरीज मिलेगी आपको, एवरी सीरीज फाउंड, मतलब जो भी सीरीज थी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पफंड सीरीज, ये पांचों सीरीज मिलती है आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। लेकिन जब बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे, और आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। मतलब हाइड्रोजन में तो n=1 में ही होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, n=2 में जाएंगे, या n=3 में जाएंगे, या n=4 में। तो इस केस में कौन सी सीरीज मिलेगी आपको, लेमन सीरीज मिलेगी। तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपको कौन सी सीरीज मिलती है, सिर्फ लेमन सीरीज मिलती है। लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर बहुत टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर की बात करेगा तो आपको सिर्फ कौन सी सीरीज मिलेगी, लेमन सीरीज मिलेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में रहते हैं और वो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी चले जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो वेरी हाई टेम्परेचर पर जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो आपको लेमन सीरीज के साथ साथ आपको बाल्मर सीरीज भी मिल सकती है। तो लेमन सीरीज के साथ साथ कौन सी सीरीज भी मिल सकती है, बाल्मर सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कि हमें तो क्या है, कोई भी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेमन सीरीज। तो मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर एब्जॉर्प्शन लाइन कौन सी सीरीज की मिलेगी आपको, लेमन सीरीज की मिलेगी। तो याद रखिए जब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात होती है तो आपको पांचों सीरीज मिलती है, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रूम टेम्परेचर की बात होती है तो लेमन सीरीज मिलेगी, और एक वेरी हाई टेम्परेचर पे आपको लेमन और बाल्मर सीरीज दोनों मिलती है। तब क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी चले जाते हैं n=2 से, और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो हायर स्टेट में जाएंगे, तो तब आपको बाल्मर सीरीज भी मिल सकती है एब्जॉर्प्शन बैंड की। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेमन। सो ए इसका राइट आंसर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।